आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कुछ एडिशनल पॉइंट थे न्यूटन लॉज ऑफ फोर्स जो हैं, न्यूटन्स लॉज जो हैं वो जिनके मुतालिक फ़ोर्स के हवाला से बात करनी थी। थोड़ा सा एक तो थोड़ी सी एडवांस फॉर्म्स हैं और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, तो आइए डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट ये है कि एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू डी पी ओवर डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स। तो ये बाज़ दफ़ा MCQ वगैरह में ये बात पूछी जा सकती है। ये हम वैसे पहले कर चुके हैं, इसको ये दोबारा से देख लीजिए एक दफ़ा। फिर कहते हैं इफ़ मैस वेरिंग एंड वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी उसी में अगर न्यूटन सेकंड लॉ में मैस वेरी कर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी मैस वेरी से मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो फिर उस सूरत में न्यूटन सेकंड लॉ जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इफ़ बोथ मैस एंड वेलोसिटी चेंजेस, दोनों चेंज करेंगे तो इस फॉर्म में न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो आपने देखना है। इम्पल्स है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स कॉल्ड इम्पल्स। ये सादा डेफिनेशन है इम्पल्स की, और ये कुछ मैथमेटिकल रिलेशन है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो होता है, और फोर्सेस के चूँकि एक्स वाई कंपोनेंट्स ज़ीरो होते हैं तो अलग-अलग हर कंपोनेंट का सम भी ज़ीरो होगा। और इसी तरीके से अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो फिर उस सूरत में F इज़ इक्वल टू डी यू ओवर डी आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो मीन्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी यू इज़ इक्वल टू मैक्सिमम आर मिनिमम आर कांस्टेंट, यानी या मैक्सिमा होगा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का, या मिनिमा होगा या कांस्टेंट होगा। ग्राफ देखते हैं फिर उससे और भी पता चल जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ़ वन slight displacement, if on slight displacement from the equilibrium position the body has tendency to gain its original position, then it is called stable equilibrium। और ये रिलेशन है यहाँ पे उसने डिस्कस किया कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका अगर मिनिमम हो और वो मिनिमम में सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है। इसी तरह फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसमें सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ये याद रखना है फोर्स वर्सेस डिस्टेंस कर्व है, यानी फोर्स वर्सेस डिस्टेंस कर्व नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कवर है। आमतौर पे आर ले लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे वो विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव जो कंसिडर कर लें। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अगर वो बॉडी जहाँ पे डिस्प्लेस किया है वो दोबारा से उधर ही उसी पोजीशन पे नई पोजीशन पे चला जाए तो उसको हम स्टेबल जो है वो इक्विलिब्रियम कह देते हैं। ये एक फिगर है जिसमें ग्राफिकली उसने एक्सप्लेन किया है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है ना, ये देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इसमें ग्राफ इस तरह होता है पोटेंशियल एनर्जी का। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे पार्टिकल तो वापस यहाँ पे आ जाएगी, इधर को डिस्प्लेस करोगे तो वापस यहाँ पे आने की टेंडेंसी, लेकिन यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम से अगर वो डिस्प्लेस हो गया इस तरफ को या इस तरफ को तो वापस नहीं आएगा, लिहाजा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, अगर आप यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पहुँचा देंगे पार्टिकल वहीं रहेगा, ऐसे इस तरह ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के हवाले से। स्ट्रिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी massless unless stated and hence tension remains constant through the string, यानी टेंशन जो है वो थ्रू द स्ट्रिंग इसलिए कांस्टेंट रहती है कि वो massless होती है, अस्यूम की जाती है। ठीक है। जब उसके पास मैस होगा तो टेंशन की वैल्यू मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होगी। अभी देखते हैं इनएक्सटेंसिबल, और इसी एक्सलेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ मैसेस कनेक्टेड टू इट इज़ ऑलवेज
इक्वल आर सेम, ठीक है। और अगर पुली मैसलेस है और स्मूथ है, स्ट्रिंग इज़ आल्सो मैसलेस देन द टेंशन एट ईच पॉइंट, फिर उस सूरत में स्ट्रिंग में हर पॉइंट के ऊपर टेंशन जो है वो एक जैसी होती है, ये उसने कंसिडर किया है। इफ़ द स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, यानी अगर स्ट्रिंग चेंज होती है तो टेंशन भी फिर चेंज होती है, एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.3। सो इसलिए स्ट्रिंग चेंज होने का मतलब ये है कि एक स्ट्रिंग यहाँ पर है, एक स्ट्रिंग का पार्ट यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोनों सूरतों में स्ट्रिंग टेंशन एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर टेंशन डिफरेंट है। इस तरह ये वाली स्ट्रिंग जो है, इस पुली को बांधे हुए, उसमें स्ट्रिंग टेंशन डिफरेंट है। और इफ़ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट ऑन द massless string, if the forces are equal and opposite on a massless string as shown in figure, then the tension T is equal to either of the two forces, यानी वो फोर्सेस के बराबर होगी। ये वाली कंडीशन ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। अब हम आ जाते हैं कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट कैन विदस्टैंड दैट स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। अब अगर स्ट्रिंग मैसलेस की बजाय स्ट्रिंग जो है जिसका मैस है वो स्ट्रिंग करते हो, फिर डिफरेंट स्ट्रिंग टेंशन जो है वो हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट होती है। ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें एल लेंथ की स्ट्रिंग ली है, ठीक है ना। उसका एक पार्ट ले लिया जिसकी लेंथ x है और दूसरा पार्ट जो है वो l माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैस पर यूनिट लेंथ लैम्डा डिफाइन किया हुआ है m/l। वी हैव टू फाइंड द टेंशन एट पॉइंट p। अगर फ़र्ज़ किया कहता है इस पॉइंट के ऊपर आपने टेंशन फाइंड आउट करनी है, तब मैस ऑफ l माइनस एक्स पार्ट ये हो जाएगा, और टेंशन इन द टेंशन एट पॉइंट p f/m m इंटू 1 माइनस एक्स f इंटू l माइनस x/l, यानी ये टोटल लेंथ है, ये l माइनस एक्स। यानी दूसरे लफ्ज़ों में स्ट्रिंग के एक साइड से आपने स्टार्ट करना है और दूसरी साइड पे जिस पॉइंट के ऊपर टेंशन मालूम करना चाहते हैं वहाँ तक आपने उसको लेंथ को डिवाइड कर देना, टोटल लेंथ पे डिवाइड कर देना है। और जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रिंग के ऊपर, वो साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी। स्प्रिंग है, स्प्रिंग में स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की ये होती है, अगर स्प्रिंग इलास्टिक एलिमेंट में रहे तो स्ट्रेच भी किया जा सकता है, कंप्रेस भी किया जा सकता है। रिस्टोरिंग फोर्स इज़ लीनियर, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो लीनियर है और इससे पता चलता है। के इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और के इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/l। के आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेडियस लेंथ एंड मटेरियल यूज़। ये भी चीज़ें दो याद रख लेनी है, ठीक है ना। रेडियस पे भी, लेंथ पे भी और मटेरियल यूज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिपेंडेंस फैक्टर हो गए, इसलिए बाद दफ़ा MCQ आ सकता है जिसमें उसके मटेरियल को चेंज करके पूछ ले। तो फिर डिफरेंट इन सीरीज़, अगर दो स्प्रिंग इन सीरीज़ में लगे हुए हैं, दो या दो से ज़्यादा, और सीरीज़ में लगने का मतलब ये है कि इस तरह एक स्प्रिंग, फिर दूसरा स्प्रिंग, फिर तीसरा स्प्रिंग, तो K1 K2 K3, तो इसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है इस तरह। अगर पैरेलल स्प्रिंग लगे हुए तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट ये है। फिर इसी तरीके से रिड्यूस मैस के बारे में उसने बात की हुई है। सुडो फोर्सेस है, हाइपोथेटिकल फोर्सेस एडेड वाइल ड्यूरिंग डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहली बात तो ये याद रखें कि सूडो फोर्सेस जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के साथ उसका ताल्लुक़ होता है, और उसको इंट्रोड्यूस इसलिए करवाते हैं कि हम वहाँ पे न्यूटन लॉज जो है वो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई कर सकें। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, देन द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू ऑफ मास m इज इक्वल टू a। इन द फोर्स इक्वेशन ऑफ फोर्स माइनस a विल बी एडेड
टू मेक द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल। इसी तरह फ्रिक्शन के हवाले से बात है, इफ वी ट्राई टू स्लाइड द बॉडी ओवर द सरफेस द मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द बॉन्डिंग बिटवीन टू बॉडीज and the surface. The resistance is represented by the single force called friction. Friction is parallel to the surface and opposite to the direction of intended motion. Static friction is self-adjusting force. If the body self-adjusting force इसलिए कह रहा है कि वो आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर किस तरह सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, इसका मैस m है, तो आप इसके ऊपर फोर्स ज़ीरो से स्टार्ट करें बढ़ाना, तो ये फोर्स जब बढ़ती जाएगी तो ये इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इसको कहते हैं। इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट नॉट बीइंग पुल्ड द फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो। तो इस सूरत में फ्रिक्शन ज़ीरो। इफ़ अ पुलिंग फोर्स इज़ अप्लाइड एंड बॉडी डज नॉट मूव, फ्रिक्शन विल एक्ट एंड इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फिर फ्रिक्शन एक्ट करेगी, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी जस्ट जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने वाला होगा तो उसके साथ उस लम्हा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अगर आप फोर्स को बियॉन्ड द लिमिट फ्रिक्शन बढ़ा दें तो फिर उस सूरत में बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइटली लेस होगी, डिक्रीज्ड होगी। ये याद रखना, हमेशा डिक्रीज़ होगी। ये इस तरह से ग्राफ है, ग्राफ की सूरत हाल भी देख लें। स्टैटिक फ्रिक्शन का ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कहीं पे भी अगर फ्रिक्शन और फोर्स अप्लाइड का ग्राफ हो स्ट्रेट लाइन तो समझ लें कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। फिर स्ट्रेट लाइन भी एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होती है। जब फोर्स ज़ीरो, स्टैटिक फ्रिक्शन भी ज़ीरो, एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जो है वो फ्रिक्शन फिर सडनली ड्रॉप हो जाती है, थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है, और उसके बाद फिर अगेन जितना भी मोशन चलता रहे उसमें कांस्टेंट रहती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उसको FL से इसने डिनोट किया, म्यू एस इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आप पढ़ते रहो, इस तरह पढ़ते हो, एफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाज़ दफ़ा इस तरह पढ़ लेते हो, म्यू एस ओवर एन। तो ये याद रखना, ये हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए होता है। वेयर एन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। थीटा जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का एंगल जो है वो होता है। नोट दैट म्यू एस इज़ ग्रेटर दैन म्यू के इज़ ग्रेटर दैन रोलिंग फ्रिक्शन, म्यू आर मीट रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट उससे थोड़ा कम होता है, और सबसे कम जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, यानी रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन उससे ज़्यादा, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती है, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो बिटवीन रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया, ये इंपॉर्टेंट बात है, बाद दफ़ा MCQ में पूछी जाती है। और ये ऑफ द कॉन्टैक्ट, हाउएवर इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। नंबर 1, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। द रफनेस ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, स्मूथनेस कम होगी तो फ्रिक्शन कम होगी, स्मूथनेस ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन कम होगी। ये उल्टा इफेक्ट होता है इसका। इंक्लिनेशन कि वो पार्टिकल जो सरफेसेस आपस में हैं उनका आपस में इंक्लाइंड एंगल क्या है। नॉर्मली द फ्रिक्शन बिटवीन टू स्मूथ बॉडीज इज more. If the bodies are made extra smooth, the by polishing the bonding forces of cohesion or adhesion increases resulting in cold welding. यानी बाज़ दफ़ा हमें तो ऐसे फील होता है ना कि जैसे जितनी ज़्यादा सरफेस स्मूथ होंगी उनसे फ्रिक्शन कम होती जाएगी, लेकिन एक ख़ास हद से ज़्यादा सरफेस आप स्मूथ करेंगे तो उसके नतीजे में जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस है ना वो एक्ट करना शुरू कर देंगे। यानी एक सरफेस के मालिक्यूल और दूसरे सरफेस के मालिक्यूल के दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे वो सिंगल बॉडी है। तो उस सूरत में फिर इसको कहते हैं ये कोल्ड वेल्डिंग हो गई है।
इन प्रैक्टिस वो कहता है, ये भी बात याद रख लें, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि म्यू जो है वो 0 से बड़ा होता है और लेस देन 1 होता है, बट म्यू इज़ 1 इज़ आल्सो ऑब्जर्व्ड। फॉर एग्जांपल म्यू एस इज़ इक्वल टू 1 फॉर ग्लास एंड म्यू एस इज़ इक्वल टू 1.6 फॉर, ये एक स्पेशल केसेस हैं, एक दो ये याद रख लें कापर रेजिस्टेंस में। फ्रिक्शन इज़ नॉट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। ए फोर्स इज अप्लाइड एंड स्टिल बॉडी इज एट रेस्ट, देन द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर फ्रिक्शन के बारे में कुछ और पॉइंट्स थे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे, वो मैंने कर लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिस्कशन, एमसीक्यू कुछ ये थे उस हवाला से। ये ज़रा टेक्निकल है। 60 kg मैन पुशेज अ 40 kg मैन बाई अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, द 40 kg मैन हैज़ पुश्ड द अदर मैन विद द फोर्स ऑफ, अब एक्शन और रिएक्शन पेयर है तो फोर्स दोनों सूरतों में बराबर होगी, यानी बिल्कुल जैसे आप ये कहते हैं कि जब आप अर्थ के ऊपर चलते हैं तो जितनी फोर्स आप अर्थ के ऊपर लगाते हैं अर्थ भी उतनी ही फोर्स आपके ऊपर वापस लगाती है, लेकिन आप मूव कर जाते हो अर्थ मूव नहीं करती, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और अर्थ के मास को एक्सेलरेट करना उस फोर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके नतीजे में आपका बॉडी जो है वो उसके नतीजे में उसका मास कम है तो आप बड़े आराम से एक्सेलरेट हो जाते हो, जिसको आप चलना कहते हैं सर, या भागना, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो फिर आप भागना शुरू कर देते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन टूल्स फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ, ये तो सीधा है, अभी आपको बताया है कि डू नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ इसलिए कहा था तो इसलिए सी ऑप्शन ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस 0.2, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका फार्मूला इससे म्यू एस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा से आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू एस होगा, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू एस जो है, म्यू एस इसने 0.2 बताया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो जब थीटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू एस है तो उस सूरत में इसने डी ऑप्शन जो है वो कॉट इनवर्स वाला, यानी उसका इन्वर्स किया है। जब वो कॉट लेगा तो फिर ये 1/s हो जाएगा। असल में सिर्फ उसने ना थोड़ा सा ट्रिक यूज़ किया, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/s म्यू एस। अब म्यू एस कितना उसने 0.2 और जो कि 5 हो जाएगा फिर, और कॉट इनवर्स की वजह से वो ऐसा हुआ है। इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो कॉट की टर्म्स में आंसर नहीं आएगा। ये भी बस ट्रिक था, ये भी बता चुका आपको कि कौन सी इक्वलिटी इसमें आएगी। फिर अ बोट ऑफ मास 300 किलो मूव्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस व्हेन द फोर्स विल बिकम 0। ये उसने कहा कि पुट द सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। आप इसका चूँकि एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है, यानी अगर आप फोर्स की बात करें तो वो होता है डी एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर। अगर एक्स का फंक्शन है तो ये एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। जब इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव आप लेंगे तो फोर्स अगर आपने कहा है कि वो 0 है तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव एक्स का 0 होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके 0 पुट करके सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 2 सेकेंड। फिर अ लाइट स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के इज कट इनटू 2 equal halves, each half is connected in parallel and then the net spring constant determined by, वो तरीका भी आपको बताया था कि k इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2k प्लस 2k इज इक्वल टू 4k, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, 1/L होता है। जब आपके पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट था जिसका स्प्रिंग k था, स्प्रिंग कांस्टेंट k था इस तरह ना, आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो फिर ये स्प्रिंग जब अलहदा से आप कहेंगे तो इसका जो चूँकि इसकी लेंथ की अगर फ़र्ज़ किया ये पहले लेंथ L है टोटल स्प्रिंग की, तो इस पार्ट की लेंथ L/2 हो जाएगी। तो फिर उस सूरत में स्प्रिंग कांस्टेंट के चूँकि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है तो 1/L/2 हो जाएगा, यानी 2/L हो जाएगा। ये न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट जो है
वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 1/L है। तो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं इसको प्राइम कह लूँ तो 2K हो जाएगा, इसलिए ये 2K लिखा है ये वाला। और फिर अब चूँकि उनको दोबारा पैरेलल में रखा है तो पैरेलल में जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड अप होते हैं। तो फिर इसमें हमें 2-3 चीज़ें समझ आ गई हैं कि जब हम स्प्रिंग को कट करते हैं तो तब किस तरह से उनका स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है इसमें। अ स्प्रिंग ऑफ द फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कट इनटू द पीसेस, ये उसी तरीके से हल हो जाएगा, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। मोमेंटम इज क्लोजली रिलेटेड टू इम्पल्स फोर्स इम्पल्स वेलोसिटी के साथ क्लोजली, P इज इक्वल टू mv होता है। द फोर्स दैट प्रिवेंट्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड नन ऑफ दीज, वो असल में होती है विस्कोसिटी, उसके फ्रिक्शनल इफेक्ट को ना विस्कोसिटी से करते हैं। ये जो फ्रिक्शन वगैरह का स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, इनका हम आमतौर पे तज़किरा जो है वो उसमें करते हैं जब सरफेसेस जो हैं वो आपस में सॉलिड नहीं होती, वो लिक्विड की बात है, लिक्विड में लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर। बाकी कुछ MCQs जो हैं वो प्रैक्टिस के तौर पे हॉलीडे ने रेजनक भी किए हैं, उनका लेक्चर एक छोटा सा मैं बाद में शेयर करूंगा आपसे। लेकिन ये कि ये वाले कर लें और साथ में वो जो पॉइंट्स हैं आपको बताएं वो, और वो जो लेक्चर आपको भेजा था न्यूटन लॉ वाला, वो बड़ा अच्छा लेक्चर है, वो उधर से है हॉलीडे ने रेजनक की किताब से। वो किताब ज़रा अच्छी किताब है, ठीक है। तो अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी।